नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का। हिंदू पर्व और त्योहारों में पंचांगों की भिन्नता के कारण पर्व और त्योहारों में कई प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, चाहे छोटा पर्व हो और चाहे बड़ा पर्व हो, चाहे एकादशी का पर्व हो, चाहे दीपावली का पर्व हो। खास तौर से मूर्तों को लेकर के ऐसा ही पर्व होलिका है। होली का पर्व भारत का महत्वपूर्ण पर्व है और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कहीं 7 तारीख को होलिका दहन की बात है तो कहीं 6 तारीख की रात की है, कहीं 7 तारीख को अंजहा है तो कहीं 7 तारीख को होली खेलने की बात है। वास्तविकता क्या? एक सीधा सीधा नियम है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता। भद्रा है कौन? सूर्य की पुत्री। उस कालखंड में अगर दहन करते हैं तो पारिवारिक संकट, राजनीतिक उथल पुथल, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, ऐसी मान्यता है। पर्व और त्योहारों का निर्धारण भी मनुष्यों ने ही किया है। बहुत चिंतन के बाद उस निष्कर्ष से पहुंचे कि अगर भद्रा एक लंबे समय तक चलती है और तिथि निकल जाती है तो क्या करें। तो उन्होंने एक विकल्प निकाला, भद्रापुच्छ, यानी आखिरी हिस्सा। आखिरी हिस्सा रात को 12:53 के बाद शुरू होता है। 6 तारीख को जो भद्रा है वो सायं 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी और बल्कि कुछ पंचांगों ने सही बात यह है कि 4:18 से शुरू हो रही है और रात के दूसरे दिन के सुबह 5:15 तक रहेगी। तो कई लोग जो भद्रा का पूरा महत्व समझते हैं वो 6 तारीख की रात यानी 7 तारीख की सुबह 5 बजे होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। ये शास्त्र सम्मत भी है। और नहीं तो 6 तारीख को रात के 2 बजे के पश्चात होलिका दहन, वो भी शास्त्र सम्मत है कि भद्रापुच्छ का पर्व है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि रात के हम 12:53 से पहले होलिका दहन करें। होलिका दहन के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई है। एक कथा जो बहुत प्रचलित है, हिरण्यकश्यप ने अपने तप बल से, मस्तिष्क बल से, शारीरिक बल से, दूरदर्शिता से अपार संपदा, अपार राज्य की स्थापना की है। अहंकार की पराकाष्ठा वह अपने आप को
परमात्मा के समान ही समझने लगा और राज्य में भगवान विष्णु के उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त। उसने तरह तरह की यातनाएं दी कि प्रहलाद विष्णु जी की उपासना न करे, लेकिन वो करता रहा। उसकी आस्था डगी नहीं। होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, यानी प्रहलाद की बुआ। वह जल स्नान के स्थान पर अग्नि से स्नान करती थी। उसने साधना बल पर यह सब कुछ प्राप्त किया। कहा यह गया फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठेंगी और अग्नि लगा दी जाएगी। चारों तरफ से काष्ठ इकट्ठा किया गया, अग्नि लगा दी गई। सुबह लोग देखने के लिए उत्सुकतावश पहुंचे तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद जीवित थे। मुस्कुराता हुआ प्रहलाद निकला। तब से इस पर्व को लोक पर्व की संज्ञा दे दी गई और लोक पर्व की तरह से भगवान विष्णु के अस्तित्व को बार बार पुनर्स्थापना की आवश्यकता पड़ती रही। भक्तों के माध्यम से सत्य को पुनर्स्थापित करने की एक बड़ी विजय थी। क्या इससे पहले भी होलिका दहन होता था? जी हाँ, वैदिक काल में ऋषियों ने किसानों, कृषि कार्य करने वाले लोगों को कृषि को वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा से जल धरती को प्रचुर मात्रा में मिलता, जिससे अन्न प्राप्त होता और अन्न से जीवन प्राप्त हुआ। तो ये माना जाता था कि भगवान विष्णु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो इसे कहते थे अन्येष्ट यज्ञ, यानी फसल की जो पहली फसल है वो हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अन्येष्ट यज्ञ होता था। उसमें गेहूं की बाली, जौ की बाली, चने की बाली, मटर और गन्ने में लपेट करके अग्नि को अर्पित करते थे और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। ये हमारी परंपराएं रहीं। जो साधक थे, तंत्र के साधक, भक्ति मार्ग के साधक, तंत्र और मंत्र की पूजा करने वाले, टोने टुटका करने वाले, अस्तुत्य या ना अस्तुत्य, लेकिन होते थे, आज भी होते। ऐसी अवस्था में इन दिनों में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा में हर विद्यार्थी चाहता है कि हमारे सर्वाधिक अंक प्राप्त हों, लेकिन सर्वाधिक अंक तो केवल एक ही बच्चे को प्राप्त होंगे, उसके आसपास तो प्राप्त हो सकते हैं। प्रयास तो सभी करते हो, करना भी चाहिए। और अधिक से अधिक कैसे अंक प्राप्त हों? जब होलिका दहन हो जाए तो उसके जो प्रसाद के रूप में कच्चे भुने हुए दाने होंगे, जौ के, गेहूं के, चने के, तो ले ले और अपने कक्ष में जिस स्थान पर वो पढ़ता है उनको चबा ले। चबाने के बाद में थोड़ा सा जल ले ले और 15 मिनट तक जप करे, श्रीं ह्रीं सरस्वतये स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वतये स्वाहा,
श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। तो उसने जो भी साल वर्ष भर में परिश्रम करके पढ़ा है, तो कई बार परीक्षा में विद्यार्थी नर्वस हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो उससे जो याद किया हुआ होता है वो विस्मरण होने लगता है। इस मंत्र के जप करने से आपको पुनः याद आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है, आपने परिश्रम किया है, तो कहते हैं, ये मान्यता है कि ऐसा करने से वो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में या रेगुलर परीक्षा में सफलता जरूर प्राप्त करता है। कई लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मानसिक बीमारी भी होती है, शारीरिक बीमारी भी होती है और भय की भी बीमारी होती है। होलिका दहन के दिन कच्ची सूत से जो घर का मुखिया है उसको पैर के नीचे उस सूत को दबाते हैं और हाथ को ऊपर ऐसे करते ऊपर तक ले जाते हैं और ओम होम जुबुसा का मंत्र का जप करते हुए उसके ऊपर से 7 बार उतार करके अग्नि को अर्पित कर देते हैं, ताकि अगर उसमें किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार की बीमारी भय के कारण है, तो बीमारी समाप्त हो जाए। कई लोगों का उल्लेख मिलता है कि एक नारियल में पंजीरी भर करके अग्नि को कुंवारी लड़की अर्पित करती है तो उसका 1 वर्ष के अंदर विवाह हो जाता है। ये तरह तरह के प्रयोग होते हैं, लेकिन जो धन का प्रयोग है उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री यंत्र को लेते हैं और जैसे होलिका दहन हो जाता है तो होलाष्टक समाप्त हो जाता है, यानी समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और आप श्री सूत्र के 16 स्टेंजा हैं वो श्री यंत्र के सामने पाठ करते हैं और उस प्रतिदिन 16 स्टेंजा का पाठ करते हैं। और अगर 160 दिन तक आप पाठ करते हैं तो आपको नौकरी में भी सफलता मिलती, प्रमोशन मिलता है, नौकरी मिल जाती है, व्यापारिक सफलता मिल जाती है। हम भी करते हैं श्री यंत्र का पूजन और इस श्री यंत्र एक सिद्ध संत की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था कि आप इस तरह की आराधना करें। वर्षों से आराधना कर रहा हूँ, कभी भी आर्थिक संकट ऐसा नहीं आया है कि दाल रोटी की समस्या हो और उससे अधिक आकांक्षा भी कभी नहीं की। बहुत कुछ दिया है भगवती लक्ष्मी ने, आप पर भी भगवती लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसी मेरी कामना है। तरह तरह के प्रयोग हैं, आप भी इनमें स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अर्थ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पारिवारिक सुख शांति के लिए कर सकते हैं। आपको होलिका यानी उसका जो कुछ हुआ प्रहलाद की आप पर कृपा हो, भगवान विष्णु की कृपा हो, यही मेरी कामना। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब मौसम बदलता है तो चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा और उस दिन से शक संवत शुरू हो जाएगा 1945। शक संवत और विक्रम संवत हमारे देश में दोनों ही प्रचलित है। शक संवत जो लोग मानते हैं उनके लिए 9 वर्ष की शुभकामना है, उनके लिए वर्ष मंगलमय हो। और जो विक्रम संवत मानते हैं उनका 22 मार्च से संवत प्रारंभ होगा। जिनकी मेष राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 26 और 27-28 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पारिवारिक कार्य में सफलता मिलती। 3-4 को रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए तो विशेष रूप से अच्छा है, परिजन भेंट होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26, 27, 28 आपकी अपनी तिथियां हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे। 1-2 को आर्थिक योजना फलीभूत होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, और 3-4 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है उन्हें थोड़ा सा मौसम के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा कुछ न करें कि बहुत ठंडे पानी से नहा लें और बीमार हो जाए। खास तौर से 26, 27, 28 ऐसी तिथियां हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, पारिवारिक तनाव भी मिल सकता है। 1-2 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 3-4 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकती है या घर के मुखिया का सहयोग मिल सकती है। जिनकी कर्क राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 26, 27, 28 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है, यात्रा देशाटन की योजना बना सकते हैं। 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है, अपनों से तनाव मिल सकता है। 3-4 को भावुकता पर नियंत्रण रखें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीविका के क्षेत्र में भी और पारिवारिक दायित्व के मामलों में सफलता मिलेगी, संस्कारिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। 26, 27 और 28 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपासना, शासन सत्ता सभी तरह से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन 3-4 स्वास्थ्य के लिए निर्बल हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक मामलों में आपका लोभ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 26, 27, 28 को धार्मिक, आर्थिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1-2 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 3-4 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 26, 27, 28 सुखद है, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, घर गृहस्थी में सफलता मिलेगी, लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, किसी से झगड़ा विवाद की भी स्थिति आ सकती है। 3-4 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 26, 27, 28 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हैं, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो गए। 3-4 को सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक रूप से उत्तम है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, आप पर चल रही थी 7.5 समाप्त हो चुकी है और धीरे धीरे शनि अभी अस्त है, लेकिन धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहा है। आपको व्यवसाय, आर्थिक, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी,
26, 27, 28 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 1-2 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन 3-4 स्वास्थ्य के लिए निर्मल हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। मकर, स्वार्थी होना एक अच्छी किसी सीमा तक बात है, लेकिन अधिक स्वार्थी होना अपने आप को नष्ट करना है। व्यर्थ की उलझनें देखते हमने भी जीवन में देखा कि ऐसे लोग अपने को भी नष्ट करते हैं, परिवार को भी नष्ट करते हैं, और फिर कुछ न कुछ ऐसी गंदगी आ जाती है जिससे परिवार और सम ऐसी ही स्थितियां कुछ बन सकती हैं। तो आप इस सप्ताह कम से कम ऐसा कुछ न करें जिससे पारिवारिक समस्याएं आएँ। खास तौर से 26, 27, 28 ऐसी ही तिथियां हैं। क्रोध बढ़ सकता है, लोभ बढ़ सकता है, और कुछ न कुछ षड्यंत्र करने की मन में इच्छा आ सकती है। इन पर अंकुश जरूर लगा कर रखें। व्यर्थ की उलझनों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 3-4 पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कुंभ राशि, आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, शनि अस्त है। 26, 27, 28 व्यस्तता रहेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या पड़ोसी से तनाव मिल सकता है। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 3-4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, तनावपूर्ण स्थितियां भी बन सकती हैं। स्वास्थ्य और विरोधी दोनों ही कहीं न कहीं मन को कचोटते रहेंगे। जिनकी मीन राशि, आपकी राशि पर तो शनि की 7.5 चल रही है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लग्न में बृहस्पति और शुक्र यानी राशि पर है, तो कहीं न कहीं मन खिन्न रहेगा। मादक वस्तुओं के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान या जीवन साथी से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 26, 27, 28 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं, इन पर अपने आप को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि बढ़ेगी। 3-4 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। होलिका की शुभकामनाएँ। होली आप खेलें, बहुत शालीनता से राष्ट्र के कल्याण की कामना करें। दूसरे ऐसे रंगों का प्रयोग न करें जो दूसरे के स्वास्थ्य को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। जिस जगह पर होलिका दहन कर रहे हों, उन परंपराओं का पालन करें कि सड़क न खराब हो, प्राकृतिक प्रदूषण न हो, हरी पेड़ के पत्ते न काट करके डालें, न डालियां डालें, सूखी लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। हो सके तो गाय के उपभोलों का उपयोग करें। हमारे परिवार में कई वर्षों से मेरे पिता के समय में भी उपल यानी कंडे की होली ही जलाई जाती थी, दहन होता था। आप भी करें, यानी गाय के गोबर से बने हुए उपल होते हैं, उनसे होली जलाएं, वो आपके लिए लाभदायी हो।